हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की सीरीज़ है आपकी एमए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी की। हिंदी सब्जेक्ट से जो भी एमए कर रहे हैं उसमें जो जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, जो कि शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित है, और ये दिनेश एग्जाम नोट्स हैं और ये एमए का है। प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर है और द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि आपका सेकेंड पेपर है। पेपर का नाम आपका आदिकालीन एवं रीतिकालीन काव्य है। तो इससे संबंधित जो ये आपकी इकाइयाँ दी गई हैं, और आज जो हम आपको कराएंगे वो इसमें द्वितीय चैप्टर में द्वितीय पेपर का आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न सारे हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध साहित्य के कवि कौन है। तो सिद्ध साहित्य के कवियों में आपकी सरहप्पा, सरवप्पा और जोम्भिना लुइप्पा ये आते हैं। वही है कि प्रथम सिद्ध कवि कौन है। तो प्रथम सिद्ध कवि आपके सरहप्पा हैं। सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है। तो सिद्ध कवियों की संख्या 84 है। सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं। तो बौद्ध धर्म को ब्रजयान शाखा से जो साहित्य देश भाषा में लिखा गया वही आपका सिद्ध साहित्य कहलाता है। नाथ साहित्य के संप्रदाय कौन संस्थापक कौन है। तो नाथ साहित्य के संस्थापक गोरखनाथ को माना जाता है। नाथ साहित्य क्या है। तो नाथ साहित्य भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया था वही आपका नाथ साहित्य कहलाता है। हजारी प्रसाद ने नाथ संप्रदाय को किस नाम से पुकारा है। तो हजारी प्रसाद ने नाथ संप्रदाय को सिद्धिमत, सिद्धि मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है। तो जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य कितने हैं। तो जैन साहित्य आपके 12 हैं। ठीक है, फिर आता है कि जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो समय सार जैन साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है और पहला आपका कुंद देव द्वारा लिखा गया है। वही है कि जैन साहित्य के प्रमुख कवि कौन से हैं। तो स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र सूरी, मुनि राम सिंह, आचार्य देवसेन, शालिभद्र सूरी, विनय चंद्र सूरी, ये सभी आपके जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद है कि आदिकाल के साहित्य को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आदिकाल के साहित्य को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य के रूप में विभाजित किया गया है। वही है कि सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवियों के नाम क्या हैं। तो सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवियों में आपके सरहप्पा, सरवप्पा, लुइप्पा, डोइम्बा, कड़प्पा, कुकरिप्पा ये सभी आपके सिद्ध साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। जैन साहित्य के कवियों के नाम। तो जैन साहित्य के प्रमुख कवियों में आपके देवसेन, मुनिजिन विजय, जिन धर्म सूरी, विजय सेन सूरी ये सभी आपके जैन साहित्य के कवि हैं। नाथ साहित्य के प्रमुख कवि कौन है। तो गोरखनाथ हैं। रीतिकाल की समय सीमा आपकी 1700 से लेकर 1900 है। वही है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा है। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा है। तो मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। वहीं आता है कि रीति काव्य के संदर्भ में रीति शब्द का प्रयोग क्या है। तो रीति शब्द का जो अर्थ है वो आपकी काव्य की विशिष्ट रचना पद्धति से है। रीति काल में लक्षणा ग्रंथ से क्या आशय है। तो लक्षणा ग्रंथ से आशय है काव्य रचना के नियमों, लक्षणों को बताने वाले ग्रंथ। वही है कि रीति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो रीति काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। रीति सिद्धि, रीति वक्त और रीति मुक्त। वही है कि रीतिबद्ध काव्य से क्या तात्पर्य है। तो रीतिबद्ध काव्य से तात्पर्य है काव्य के विभिन्न अंगों का परिचय देने वाले काव्य जिनमें लक्षणा उदाहरण दिए गए हों। रीतिकाल में आचार्य कवि किन्हें कहा गया है। तो रीतिकाल में आचार्य कवि आपके लक्षण ग्रंथों की रचना करने वालों को कहा गया है। रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना ये इसका मुख्य प्रयोजन है। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है। तो रीतिकाल के प्रमुख कवियों में आपके केशव, बिहारी, भूषण, पद्माकर, घनानंद और प्रजापति ये आते हैं, सेनापति। फिर आता है कि रीतिबद्ध काव्य के कवि कौन है। तो रीतिबद्ध काव्य के कवियों में आपके भूषण, मतिराम, देव, केशव आते हैं। रीति मुक्त काव्य के कवि कौन है। तो रीति मुक्त काव्य के कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आते हैं। रीति सिद्ध कवि कौन है। तो रीति सिद्ध कवियों में आपके बिहारी जी आते हैं। वहीं रीति काल की कौन सी रचना सबसे लोकप्रिय है। तो बिहारी सतसई सबसे लोकप्रिय रचना है। रीति काल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। तो केशव दास जी को कहा गया है। फिर आता है कि रासो काव्य परंपरा में सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो को सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है। चंद्रवरदाई ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया है। तो चंद्रवरदाई ने अपने काव्य में अपभ्रंश, राजस्थानी, पिंगल मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासो में किसकी कथा का वर्णन है। तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है। वही है कि चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे।
इसी के साथ आगे है कि रासो परंपरा के किन्हीं दो ग्रंथों के नाम। तो रासो परंपरा के जो प्रमुख दो ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई थी, बीशल देव रासो नरपति नाल के द्वारा लिखी गई थी। वही है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं, आला खंड के रचनाकार जगनेक हैं। ठीक है, आगे है कि चंद्रवरदाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो चंद्रवरदाई का जो जन्म है वो आपका लाहौर में हुआ था। चंद्रवरदाई का जो समय सीमा है वो आपकी 1168 से लेकर 1192 तक बताया जाता है। वहीं चंद्रवरदाई ने किस महाकाव्य की रचना की थी। तो पृथ्वीराज रासो काव्य की रचना की थी। इसी के साथ है कि पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रवरदाई के कितने नाम हो रहे हैं। तो चंद्रवरदाई के जो अन्य नाम हैं उनमें आपके कवि चंद्रविरुदिया, चंद्रवरदाई, चंद्रभट्ट, कवियन और चंद और चंडीय और चंद्र, ये आपके कवि पृथ्वीराज रासो के जो कवि चंद्रवरदाई हैं उनके ये निम्न नाम है। फिर आता है कि महाकवि चंद्रवरदाई को कितनी भाषाओं का ज्ञान था। तो इन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। चंद्रवरदाई के कितने विवाह हुए थे। तो इनके 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी का नाम कमला और दूसरी का नाम गौरी था। चंद्रवरदाई के कितने पुत्र थे। तो इनके 10 पुत्र और 11 पुत्रियां थे। टोटल मिलाकर इनके 12 बच्चे थे। ठीक है, आगे है कि हिंदी में प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी में जो प्रथम कवि हैं वो आपके सरहप्पा हैं। सरहप्पा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो चैपेद, कौन सी, चैपेद सरहप्पा की आपकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। सरहप्पा का जन्म कब माना जाता है। तो सरहप्पा का जन्म 8वीं सदी में का माना जाता है। सरहप्पा के शिष्यों में आपके लुइप्पा, सवरप्पा, डोम्पा और कहप्पा ये आपके सरहप्पा के शिष्य हैं। फिर वही है कि सरहप्पा की कितनी कृतियाँ संग्रहित हैं। तो सरहप्पा की 21 कृतियाँ संग्रहित हैं। फिर इसके बाद आएगा कि सरहप्पा की कितनी कृतियाँ अपभ्रंश भाषा में हैं। तो सरहप्पा की 16 कृतियाँ आपकी अपभ्रंश भाषा में हैं। फिर है कि सरहप्पा किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो सरहप्पा काव्यधारा कौन सी, सरहप्पा सिद्ध साहित्य काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। सरहप्पा ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। तो उन्होंने सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। सरहप्पा ने किस साधना का प्रथम अभ्यास किया था। तो सरहप्पा ने महामुद्रा साधना का प्रथम अभ्यास किया था और इसमें सिद्धि प्राप्त की थी। इसी के बाद है कि सरहप्पा को किसमें रुचि बचपन से थी। तो उन्हें वेदांगों में को पढ़ने में और उनकी रुचि उनमें खासकर थी। फिर है कि विद्यापति का जन्म कब और कहाँ। तो विद्यापति का जो जन्म है वो मिथिला प्रांत के बिपसी ग्राम में हुआ था, जो कि दरभंगा जिले के अंतर्गत आता है। फिर है कि अभिनव जयदेव की उपाधि से किसको विभूषित किया गया है। तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया है। इसी के साथ है कि विषय वस्तु की दृष्टि से विद्यापति की पदावली में कितने प्रकार के पद पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के पद विद्यापति की पदावली में पाए जाते हैं। रहस्य मूलक भक्ति के पद, शुद्ध कृष्ण भक्ति के पद और शुद्ध श्रृंगार के पद। फिर आता है कि विद्यापति के पदों में रहस्य मूलक भक्ति भावना पाई जाती है। ये कथन किससे संबंधित है। तो इस मान्यता के समर्थन में जॉर्ज गियर्सन और नरेंद्र नाथ गुप्त हैं, जिन्होंने माना है कि विद्यापति के पदों में रहस्य मूलक भक्ति भावना पाई जाती है। फिर है कि वे विद्वान कौन है जिन्होंने विद्यापति को शैव माना था। तो पंडित शिवनंदन ठाकुर ने अपनी पुस्तक महाकवि विद्यापति में विद्यापति को गौरी शंकर के उपासक के रूप में माना है। वही है कि पीन पयोधर दूभरी गाता, यह कहकर विद्यापति के सादृश्य को सामने लाए हैं। तो ये है मेरु उपजल कनक लता। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका कि विद्यापति रूप चरित्र के कुशल चेतेरे हैं। इस दृष्टि से उन्हें सर्वाधिक सफलता कहाँ मिली है। तो सर्वाधिक सफलता जो है वो वय संधि चित्रण में इन्हें मिली है, जो कि है प्रगट हास अवगोपन भेल उरज प्रकट तब ताहिन लेत चरण चपल गति लोचन पाव लोचन के धरेज पत तल जावत। तो ये है। फिर आता है कि केशव दास को हिंदी साहित्य के किस काल का प्रतिनिधित्व माना जाता है। तो केशव दास को हिंदी साहित्य की रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा का प्रतिनिधित्व माना जाता है। रीतिबद्ध काव्य के तात्पर्य उस काव्य धारा से है जिसमें रीति परंपरा के साहित्य मूलों, बंधनों, रूढ़ियों से आबद्ध होने का संकेत मिलता है। वही है कि केशव दास के पिता और पितामह का क्या नाम है। तो केशव दास के पिता का नाम काशीनाथ मिश्र और पितामह का नाम कृष्ण दत्त था। और ये जो इनके पिता और पितामह थे ये संस्कृत के महान प्रकांड पंडित थे। वही है कि केशव दास ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं। तो केशव दास ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से 8 रचनाएं मानी गई हैं, जो कि आपकी रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, नखशिख, रत्नवाणी और वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका, ये सभी आपकी केशव दास ये की रचनाएं हैं।
वही है कि केशव दास ने रसिक प्रिया रचना कब और किसके प्रसन्न करने के लिए लिखी थी। तो जो रसिक प्रिया है वो 1648 में उन्होंने इस ग्रंथ की जो रचना है वो आश्रयदाता महाराज इंद्रजीत को प्रसन्न करने के लिए लिखी थी। फिर है कि केशव दास की रचनाओं में सर्वाधिक प्रसिद्धि कौन सी रचना है। तो सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो रामचंद्र का है, जो कि कीर्ति सुदी बुधवार 1658 को पूर्ण हुई थी। ये इसमें आपके पूरे राम कथा का उल्लेख किया गया है। वही है कि केशव दास के प्रथम आश्रयदाता कौन थे। तो केशव दास के जो प्रथम आश्रयदाता थे वो जोधपुर के महाराज मालदेव के पुत्र महाराज चंद्रसेन थे, ठीक है। और उन्होंने आजीवन मुगलों का सामना किया और अपनी मृत्यु तक सिवाना के किले पर आधिपत्य स्थापित किए रहे। वही है कि केशव दास के दूसरे आश्रयदाता कौन है। तो दूसरे आश्रयदाता ओरछाधीश इंद्रजीत सिंह थे। उन्होंने केशव दास को सम्मानपूर्वक 21 गाँव प्रदान किए थे। वही है कि केशव दास का जन्म और मृत्यु कब मानी जाती है। तो केशव दास की जन्म मृत्यु की तिथि यद्यपि विवादास्पद है, तथापि अधिकांश जो विद्वान हैं वो उन्हें 1612 और में जन्म और 1674 में इनकी मृत्यु को बताते हैं। वही है कि केशव दास स्वयं को कवि सिरमौर और विदित जहान क्यों कहते थे। तो जो केशव दास जी थे वो साहित्य और काव्य शास्त्र के पंडित थे। उन्होंने अपने पांडित्य पर अभिमान था, मतलब गर्व था, और इसी कारण वे स्वयं को केशव सिरमौर और विदित जहान के आदि के नाम से कहते थे। आगे रहेगा कि केशव दास के ग्रंथ नख सिख का वर्णन विषय क्या है। तो नख सिख काव्य की दृष्टि से उच्च कोटि का ग्रंथ है। इसमें कवि परंपरा के अनुसार राधा के शारीरिक अवयवों का नख से सिख तक सब वर्णन किया गया है, इसीलिए। और ये जो 16 प्रभावों में विभक्त है। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में कविताएं की हैं। तो रीतिकाल के जो भूषण कवि हैं उन्होंने वीर रस में कविताएं की हैं। भूषण का वास्तविक नाम क्या है। तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम है, ठीक है। आगे है कि किस रचना से भूषण आचार्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। तो वो शिवराज भूषण की रचना से जो भूषण थे वो आपके आचार्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। भूषण की रचनाओं के नामों में आपके शिवा बावनी छत्रसाल दशक शिवराज भूषण, ये आपकी भूषण की प्रमुख रचनाएं हैं। भूषण के काव्य में किस गुण की प्रधानता है। तो भूषण के काव्य में ओज गुण की प्रधानता है। भूषण की काव्य भाषा कैसी है। तो भूषण की काव्य भाषा आपकी ब्रज भाषा है। इसी के साथ है कि भूषण के अलंकार ग्रंथ का क्या नाम है। तो शिवराज भूषण। आगे बढ़ेंगे कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। छत्रसाल को क्या कहा गया है। तो छत्रसाल को बुंदेला वीर कहा गया है। भूषण के आश्रयदाता कौन कहे जाते हैं। तो भूषण के जो आश्रयदाता हैं वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल कहे जाते हैं। इसी के साथ है कि बिहारी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बिहारी जी का जो जन्म है वो बिहार के अनुसार बिहारी जी का जन्म 1652 में ग्वालियर में हुआ था। इनका जो बचपन है वो बुंदेलखंड में बीता था और युवावस्था में अपनी ससुराल मथुरा में ये बस गए थे। वही है कि बिहारी सतसई के बारे में क्या प्रसिद्ध है। तो बिहारी के एक दोहे पर मुग्ध होकर राजा शेर सिंह ने प्रति दोहा 1 मोहर देने का वचन दिया था। ऐसा प्रसिद्ध है कि बिहारी ने 2 माह में 1400 दोहे लिखे थे, जिनमें से छांट कर आपकी बिहारी सतसई बनाई गई थी। वही है कि बिहारी के दोहे में उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है। तो बिहारी के दोहे से ज्ञात होता है कि बिहारी जी रसिक प्रिय व्यक्ति थे और उनकी रसिकता प्राय नागर थी। ग्रामीण सरलता और सदा जीवन पर उनका विश्वास जो था वो कम था। वही है कि सतसई किस परंपरा की अनमोल कृति है। तो जो सतसई है वो मुक्त काव्य परंपरा की अनमोल कृति है। इसमें कवि ने काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का निरूपण न करते हुए भी इनकी रचना इस ढंग से की है कि यह काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का अनुपम ग्रंथ बन गया है। इसी के साथ है कि कवि बिहारी की कीर्ति का आधार क्या है। तो कवि बिहारी की कीर्ति का आधार एकमात्र रचना सतसई है। उन्होंने एक ग्रंथ से जो कीर्ति प्राप्त की वो अनेक कवि दर्जनों ग्रंथों से भी वो कीर्ति प्राप्त नहीं कर सके। फिर है कि बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद का प्रयोग किया है। तो बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद का प्रयोग किया है। दोहा मात्रिक छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसी के साथ है कि बिहारी सतसई प्रधान रूप से किस रस की अभिव्यक्ति का काव्य है। तो जो कवि बिहारी द्वारा रचित मुक्त काव्य बिहारी सतसई प्रधान रूप से श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति करने वाला काव्य है। इसमें श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सशक्त वर्णन किया गया है।
आगे है कि बिहारी सतसई में श्रृंगार के अतिरिक्त किसकी अभिव्यक्ति उपलब्ध है? तो बिहारी सतसई में श्रृंगार के अतिरिक्त भक्ति संबंधी, नीति संबंधी, सामाजिक संबंधी और प्राकृतिक संबंधी दोहों की अभिव्यक्ति उपलब्ध है। बिहारी सतसई की अलंकार योजना की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बिहारी सतसई की अलंकार योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि वे बिना अलंकार ज्ञान के इसके दोहों में निहित अर्थ व्यंजना को समझा नहीं जा सकता है। सतसई का प्रत्येक दोहा अलंकारों से अलंकृत है, पर यहाँ अलंकार रस के उपकारक हैं। ठीक है। फिर आता है कि बिहारी की काव्य भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो बिहारी की जो भाषा है वो चलताऊ होने पर भी साहित्यिक वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का जो व्यवहार एक निश्चित प्रणाली है, यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। घनानंद हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? तो जो कविवर घनानंद हैं, ये आपके ब्रज भाषा के उन्यायक और हिंदी साहित्य के रीतिकाल की और रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। घनानंद का जो जन्म है वो 1746 माना जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर बुलंदशहर में इनका जन्म स्वीकार किया गया है। बाद में ये दिल्ली चले गए थे। वही है कि दिल्ली आकर घनानंद किसके दरबार में मीर मूसी बने थे? तो जो घनानंद थे वो बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के खास कलम के दरबार में मीर मूसी बने थे और वे अच्छे गायक और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। घनानंद की उपलब्ध रचनाओं के प्रमुख नाम क्या हैं? तो इनकी प्रमुख रचनाओं में घनानंद कवित्त, सुजान हित और रस के विल्ली और प्रीति प्रवास, प्रेम सरोवर, गोकुल गीत, कृष्ण कोमिदी, ब्रज विलास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। घनानंद के काव्य में प्रेम भावना का क्या स्थान है? तो घनानंद के काव्य में प्रेम भावनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं, जगत की स्थायी संपत्ति हैं। आपकी प्रेम व्यंजना इतनी प्रभावी है कि पत्थर दिल को भी द्रवित कर देती है। वही है कि सुजान द्वारा दी गई प्रेम जन्य पीड़ा का घनानंद पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो सुजान के द्वारा जो घनानंद के साथ न चलने की घटना हुई थी, उससे उनके हृदय को भारी पीड़ा हुई थी और जिसके तहत वह वृंदावन चले गए और वहाँ निम्मार्क संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। फिर है कि घनानंद के काव्य में विरह की तीव्रता का मूल कारण क्या था? तो विरह की तीव्रता का मूल कारण था उनका कि उनके प्रिय का निर्दयी, निष्ठुर, कठोर और विश्वासघाती होना। फिर है कि घनानंद के सौंदर्य चित्रण का मुख्य विषय क्या है? तो इनका जो मुख्य विषय है वो सुजान का रूप, उनका लावण्य, उनका यौवन, उनकी छवि, उनकी अंग दीप्ति, उनके सौंदर्य चित्रण में मादकता, श्लिष्टता और भाव प्रचुरता की अधिकता थी। वही है कि घनानंद ने अपने काव्य में मुख्य रूप से किस रस का समावेशन किया है? तो घनानंद ने अपने काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार रस के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग के साथ साथ भक्ति का निरूपण किया है। फिर आता है कि घनानंद ने अपने काव्य में प्रकृति के किस रूप का चित्रण किया है? तो इन्होंने काव्य विरह प्रधान हो तथा उन्हें प्रकृति के आलम्बन रूप की अपेक्षा प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण सरसता और मार्मिकता के साथ किया है। इसी के साथ आज की जो हमारे ये वन लाइनर सीरीज़ थी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वो सारे कंप्लीट होते हैं। और ये आपका कौन सा पेपर था? तो पेपर द्वितीय था, आदिकालीन एवं रीतिकालीन साहित्य। तो इससे संबंधित जितने भी आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो सारे कंप्लीट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।